ये बताओ यार, इतना 2000% तक आदमी होल्ड कैसे कर पाया? मैं होल्ड इसलिए कर पाया बिकॉज वो मेरा खुद का एनालाइज स्टॉक, खुद का कन्विक्शन होता है ना, तब आप चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर पाते हो। कोई स्टॉक ना 50 के आसपास का देखते हैं, सबका मन करता है कि 50 के आसपास का स्टॉक देखूं, कम से कम 200 तो जाए। 5 का 200 मैं नहीं कर पाता। अगर मुझे ये पता लगाना है कि यार कोई ऑपरेटेड स्टॉक है, आपको बाद में पता लगा, लेकिन अभी ऐसी कौन सी टेंडेंसीज निकल के आती हैं स्टॉक के अंदर कि भाई ये अब ऑपरेटेड स्टॉक है कि मुझे इसके अंदर होना चाहिए। ये ऑपरेटर अपना नुकसान थोड़ी करेगा, तो ये कैसे पता लगाऊं मैं? ऑपरेटेड मुझे लगता है स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में ऑलमोस्ट 70% स्टॉक्स आर ऑपरेटेड। अब आप ही बताओ, ऐसे 2000-3000% की जो आपने कैप्चर किया, ऐसे कितने और स्टॉक आपने कैप्चर किए अपने लाइफ में? हाँ, बहुत सारे हैं, डिक्सन है। कोई आपको लगता है ईवीज भी ओवरहाइप्ड है राइट नाउ? ईवीज में अभी भी ग्रो करने की स्पेस बचा हुआ है। टू व्हीलर विल डिस्टर्ब द मार्केट एंड डिस्टर्बिंग द मार्केट, बट उसके अंदर कोई अच्छी कंपनी खास है ना। और फोर व्हीलर के अंदर अभी भी पेट्रोल कार लेना ज़्यादा सेंस बनाता है कंपेयर टू ईवी कार लेना। वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ चाय एंड चार्ट्स ट्रेडिंग मॉन्क्स की, यानी मेरी, मानस की और उत्कर्ष की एक सीरीज है जहां पे हम लोग बहुत ही फ्री व्हीलिंग कन्वर्सेशन करते हैं अपने गेस्ट के साथ, ताकि आप और हम दोनों मिलके उनके साथ कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स सीख पाए, सो दैट कि हम लोग अपनी जिंदगी में और ग्रो कर पाए। अगले 1 घंटे की कन्वर्सेशन हमारी बहुत एंगेजिंग होने वाली है, सो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। सो जो आज हमारे गेस्ट हैं, द मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। उन्होंने लगभग 2000% एक स्टॉक में कमाया है। हमको लगता नहीं मानस, हमने कभी अपने पोर्टफोलियो में कोई सिंगल स्टॉक में हमने कोई 2000% या 1000% देखा होगा, बट बंदे ने 2000% कमाया है। मतलब कि 5 रुपए के स्टॉक सीधा 200 रुपए में बेचा। क्रेजी। कर पाओगे मानस? नहीं। तो चलो पूछते कैसे करा था फिर। तो भाई रोचित भाई, ये सबसे पहले बताओ, हाल चाल तो तुम्हारा लेते रहेंगे, बट ये बताओ यार, इतना 2000% तक आदमी होल्ड कैसे कर पाया? यहाँ पे तो 100 हो जाता है, फिर 150 हो जाता है, लगता है कि भाई भगवान दे रहा है ले लो। और फिर अगर किस्मत है 175 भी हो जाता है, 175% दिखाता है, लगता है भगवान इतना दे रहा है ले लो, क्यों रोक रहे हो अपने आप को? ये कैसे 2000 तक कैसे रोके रह गए? थैंक यू। क्या पासवर्ड भूल गए थे दे कि दे क्या हुआ था? मैं बता, थैंक यू सो मच पहले बात तो फॉर इनवाइटिंग उत्कर्षण मानस भाई। तो सब जो पहला क्वेश्चन आपने बोला है कि कैसे होल्ड कर पाते हैं, तो यार मैन हैव ईगो, तो बस वो वाली बात होती है। एंड मैं होल्ड इसलिए कर पाया बिकॉज वो मेरा खुद का एनालाइज स्टॉक था, खुद का कन्विक्शन होता है ना, तब आप चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर पाते हो। बोरोड कन्विक्शन पे कोई नहीं होल्ड कर सकता। जब मैंने स्टॉक खरीदा था वो 5 रुपये पे, तो मैंने सबको बताया था, अपने दोस्तों को जितना बता सकते थे, भाई खरीद लो खरीद लो। तो 30 रुपये पे कोई भी नहीं था जिसने होल्ड करा, सबने बेच दिया। बिकॉज अब उनकी भी लॉजिक वही है, भाई 6 गुना हो गया और कितना जाएगा। बट क्योंकि वो मेरा खुद का कन्विक्शन था, और उस टाइम पे मैं बताऊँ मेरे पास सिर्फ उतना इन्वेस्टमेंट था, मतलब 50,000 या 60,000 करीब पैसे थे, 30,000 डाल दिए। और जब सुबह उठता था, और इतनी अच्छी फीलिंग, सुबह उठा 9:30 बजे, देखा 40,000 रुपया। वाह, क्या बात। तो वो जो फीलिंग आती थी ना, मैं ऐसे बाहर निकलता था, यार इसकी सैलरी होगी 40,000 रुपया। उठते उठते बना लिए, कल फिर खुला फिर 40%। अब तो मुझे वो फीलिंग से प्यार हो गया था। मैं जब उठ, और वो ऐसा महीनों तक वो चला, पर सर्किट ही रहता था, वो निकलता ही नहीं था। एंड क्योंकि अब सारा पैसा आपको उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो आप रिसर्च भी पूरी करते हो। मतलब आप यूट्यूब वीडियो भी देखते हो, हर दिन की कितनी आई हैं, 6 वीडियोस आई हैं, उसकी 6 वीडियोस में क्या कमेंट है, कमेंट के क्या रिप्लाई है, लोग क्या सोच रहे हैं, टेलीग्राम पे क्या बात हो रही है, लिंक्डइन पे, ट्विटर, पूरे टाइम करता रहता। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया था कि कहाँ तक जाएगा। एंड फिर वो स्टॉक मुझे आज भी याद है, 205 का हाई लगाया, फिर वहाँ से वो गिरा, तो मुझे लगा यार कुछ तो चेंज हुआ है ऐसा। फिर वो 181 तक आया, थोड़ा सा ऐसा, मतलब वॉलीटिलिटी उसमें इंक्रीज हो रही थी, अपर सर्किट सब नहीं लग रहे थे। मैं एक रात सोया ही नहीं, पूरे रात नहीं सोया। मैं सोचता रहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड तब ऐसा, जब आप रात में जग रहे होते हो ना, तो कुछ मोटिवेशन लाइंस बहुत आते हैं जो आपने कहीं सुनी होती हैं, कहीं कुछ। मतलब मुझे लगता है कि मैं दिन में अगर 1%, 10% मोटिवेटेड होता हूँ, रात में 200% होता हूँ। तो रात में बहुत तेज चलता है दिमाग। तो रात में मैंने एक ऐसे खुद से मोटिवेशन, मैंने कहा अगर स्टॉक मुझे सोने नहीं दे रहा है ना, तो अब मुझे इसे नहीं होल्ड करना चाहिए। मैं सुबह उठा 9:30 बजे, मैंने ओपन करा, सारा बेच दिया। फिर 1-2 दिन वो और ऊपर चला गया, तो लगा यार 13 लाख का प्रॉफिट हो सकता था। बट इवेंचुअली आज वो डीलिस्ट हो गया स्टॉक। तो क्योंकि खुद का कन्विक्शन था, और मैं बताऊं क्यों मैं होल्ड कर पाया।
क्योंकि उस टाइम में नया था। मुझे लगता है अब अगर वो स्टॉक आए तो मुझे पता चल जाएगा यार वो मैनिपुलेटेड है। वो जब नया नया आपको पता चला कि पी रेशियो कम हो तो खरीद लो तो मुझे 2 का पी रेशियो दिखा, मैं तो जंप कर गया कि अरे यार खरीद लेते हैं। तो ये था, मज़ा आया उस जर्नी में, बहुत कमाया एंड उसने मुझे बिल्ड करके दिया है। मोटिवेशन होता है ना, सबसे ज्यादा रात के टाइम होता है और नहाते टाइम होता है। ऐसे हम लोगों ने कितनी स्टडीज होती है कि यार नहा के आए तुरंत फोन के मानस यार इसको चलो टेस्ट करके आते हैं, हाँ यानी स्टडीज टेस्ट करते हैं फिर। मैंने देखा है कि भाई मैं ना बहुत बार ऐसा सोचता हूँ, आपने कहते रात में मेरा 200% मोटिवेशन होता है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्या ये मोटिवेशन 200% रात का ना मैं सुबह तक कैरी कैसे कर सकता हूँ। उतर जाता है, पता नहीं नहीं होता। हाँ अच्छा भाई, आई एम सो थैंकफुल कि ये सबके साथ सबके है। साथ हो रहा है, अकेला हाँ, मैं अकेला नहीं मैं हूँ। डिफेक्टेड पीस नहीं हूँ। रात को सोने से पहले ना मैं सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, ये फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। आपने बात की ऑपरेटेड स्टॉक है, सो अब हमारा भी ऐसे कोई स्टॉक होगा कि आगे जाके हम लोग रिसर्च करेंगे। 2-3 हजार स्टॉक चल रहे हैं जिसमें हम लोग स्टॉक ढूंढते हैं कि कोई स्टॉक ना 50 के आसपास का देखते हैं। सबका मन करता है कि 50 के आसपास का स्टॉक देखूं, कम से कम 200 तो जाए। 5 का 200 मैं नहीं कर पाता, ठीक है। 50 का कोई देखे 80 मिल जाए, 150 मिल जाए। लेकिन अगर मुझे ये पता लगाना है कि यार कोई ऑपरेटेड स्टॉक है, आपको बाद में पता लगा, लेकिन अभी ऐसी कौन सी टेंडेंसीज निकल के आती हैं स्टॉक के अंदर कि भाई ये अब ऑपरेटेड स्टॉक है कि मुझे इसके अंदर होना चाहिए, कि ऑपरेटर अपना नुकसान थोड़ी करेगा। तो ये कैसे पता लगाऊं मैं? ऑपरेटेड मुझे लगता है स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में ऑलमोस्ट 70% स्टॉक्स आर ऑपरेटेड। ओके। बिकॉज अगर इंसान, मैं खुद का भी टैक्स भरने जाऊंगा या कोई भी टैक्स भरने जाएगा ना, तो वो भी अपने इनकम स्टेटमेंट में ऊपर नीचे करेगा। तो आप सोच लो कि आप अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, तो जब कोई कंपनी भी अपना रिजल्ट बनाती है, अपने स्टेटमेंट्स बताती है, तो उसमें भी वो झोल झाल करते ही हैं। ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। बिकॉज एक बहुत ही, मुझे पता नहीं किसने बोला था कि जब तक आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं होती है तब तक आप अपने प्रॉफिट से कमाते हो। बट जैसे आपकी कंपनी लिस्ट हो गई फिर आप शेयर प्राइस से कमाते हो। फिर आपको ये फर्क नहीं है कि भाई मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, आपको ये देखना है भाई मेरा शेयर प्राइस महीने में कितना बढ़ा है। तो मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर कंपनी में होता है। एंड कैसे पकड़ना होता है वो सिंपल सा है कि भाई आप बैलेंस शीट देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लो, कुछ रेशियोज इस तरीके के आते हैं, आप चेक कर सकते हो। बट मुझे लगता है मल्टी बैग इन्वेस्टिंग अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो 5 से 200 जाएगा तो वो लक फैक्टर 90%। वाह। आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बहुत स्किल्ड इंसान हूँ, मैं आपको बताता हूँ अगला कौन सा। लक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। और बट आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा जब लकी वाला डे आए, है ना। 365 दिन, हाँ 365 दिन में एक दिन लकी होगा, बट आपको उठ के हर दिन जाना पड़ेगा कि शायद आज लक हो। तो कीप एनालाइजिंग कंपनी, जितना आपकी तरफ से बेस्ट हो सकता है उतना करो। एंड लक बोला आपने, तो मान लो कि क्या आपका जो सबसे बड़ा पैसा था, जो आपका, जैसे आप, मैंने आपके दूसरी जगह पे सुना है कि वो आपका सीड मनी था, कि जहाँ पे थोड़ा सा पैसा बढ़ा था उसके बाद 10-12-13 लाख रुपए आपके पास हाँ, थे, तो वो सीड मनी था हाँ, आपका, कि उससे आगे आपने जो बनाया वो हाँ, बनाया। हाँ। लेकिन यार सीड मनी लक था कि डू यू कंसिडर दैट लक और अ फ्लूक, कि जो 5 रुपए का 200 तक उड़ गया, कि नहीं पता था नहीं जाएगा, लक है कि फ्लूक है? आई फील लक लक बहुत ज़्यादा है उसमें। बिकॉज करते टाइम पे मुझे नहीं पता था नहीं ऐसा पता होगा। था। एंड मुझे लगता है कि ऐसे लक अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो शायद पूरी ज़िंदगी में आपके 4-5 बार ही आए, है ना। मुझे लगता है If you are there. इफ़ यू आर देयर, मतलब मुझे लगता है अब आ चुका है। मेरी ज़िंदगी में 3-4-5 ऐसे और स्टॉक्स मैक्स टू मैक्स होंगे जो इस तरीके के रिटर्न मुझे देंगे। एंड उसके लिए शायद मैं 100 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करूँ, 5 निकले, बट वो 5 विल बी लाइफ चेंजिंग बिकॉज अब इन्वेस्टमेंट साइज भी बढ़ रहा है। ऑल्सो आई थिंक ये जो फ्लूक के साथ जो आपने हार्डवर्क करा, जो आप बोलते, मैंने उसके कंपनी की रिपोर्ट्स देखी, यूट्यूब के सारे वीडियोस छान मारे और आप उसके इन्वॉल्व थे, तो फ्लूक विथ योर वर्क इन्वॉल्व, कि आप उसमें मेहनत कर रहे हो, लक उसी को ही तो बोलते हैं भाई। हाँ। हर ही कोई जो भी कोई कंपनी बड़ी कर रहा है वही तरीके से उसने एक आइडिएशन पे था, किसी से टकराया, उसने कुछ और आइडियाज दिया, फिर कुछ काम हुआ, कोई और टकराया तो उसमें और ग्रोथ आई, एक अच्छा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो एक और अच्छी Exactly. ग्रोथ आई। तो और- फ्लूक विद द हार्ड वर्क, भला आप और जो सिर्फ ग्राउंड वर्क है उसके बाद आपका अपने आप ही वो लक्ष्य सिर्फ बदल स्टॉक जाता है। मार्केट में भी नहीं है, हर जगह लक है। कहीं भी सक्सेसफुल अगर आपको दें, लक तो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता ही है। Yes. अब लेट से अगर यूपीएससी के एग्जाम से कितने लोग हैं जो भाई एक नंबर से रह जाते हैं, हम्म। कितने लोग होते हैं जो अगर आपने कोई आंसर दिया इंटरव्यूअर को, उसको वो आंसर पसंद नहीं आया,
मे बी उसका मूड आज खराब था या फिर मूड खराब उसका वो मरा लग पहुंच हाँ गया उसका पर्सपेक्टिव अलग है भाई। जो आपने आंसर दिया वो कहीं ना कहीं सही है, बट उसका पर्सपेक्टिव अलग है, तो उसने आपको ऐसा 1 मार्क्स आपका करे नहीं आ रही है तो अच्छा नहीं है। तो हर जगह लक है, स्टॉक मार्केट में भी लक है। तो जैसे चलो ठीक है, ये तो लक फ्लूक मेहनत सब अपने हाथ की चीज है। अब आप ही बताओ, जैसे 2000-3000% की जो आपने कैप्चर किया, ऐसे कितने और स्टॉक आपने कैप्चर किए अपने लाइफ में जो, चलो 3000 नहीं है, 2000 भी नहीं है, 1000 है या 500% है, तो कुछ ऐसे भी होगा? हाँ बहुत सारे हैं। डिक्सन है जो मैंने इन्वेस्ट करा था, करीब 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 6 लाख रुपए वापस री इन्वेस्ट करा था। तो करेंटली वो 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए है। 15 लाख था, अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि मार्केट गिरा है। तो बहुत मार्केट सारे बहुत गिरा है, बहुत पैसा गिर गया, हाँ मतलब अच्छी कंपनी में पैसा डाला था। डिक्सन है वो 300-400% अप है। भारतीय एयरटेल है वो भी करीब 200-250। अब तो मतलब बहुत ही कम ही वो अकाउंट, क्योंकि सारे मल्टीबैगर स्टॉक से मोस्टली उसके अंदर पड़े हुए हैं। बॉन्डाडा रिसेंटली था, रेलवे वाली थीम में मिस कर गया, बट उसके अलावा HAL था। तो इस तरह काफ़ी स्टॉक्स हैं जो करीब 500 के ऊपर तो नहीं गया, 400 500 200 इस रेंज में मैक्सिमम स्टॉक्स। तो जैसे अभी मार्केट गिरी हुई है, तो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ कि भाई जो नेक्स्ट 400%, नेक्स्ट 500%, नेक्स्ट 800% हम उसको कैप्चर करें, क्या इसके पीछे कोई एक सेट पढ़ाई है, सेट आपका एक कोई होता है ना कि स्टेप नंबर 1 ये करेंगे, स्टेप नंबर 2 ये करेंगे, स्टेप नंबर 3 ये करेंगे, स्क्रीनर पे जाएंगे, इतने 8-10 स्टॉक या 15-20 स्टॉक आएंगे, फिर उसको हम पढ़ाई करेंगे, कंपनी रिपोर्ट जाएंगे, ऑर्डर देखेंगे सेबी की वेबसाइट से, क्या इतना इंट्रिकेट तरीका है या फिर व्हाट्स योर मेथड? तरीका बहुत सा सिंपल है। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर 2 चीज़ें आप रखो, पहला तो पेशेंस, दूसरा लॉजिक। बस इतना यूज़ करना है एंड पैसा बनाना आसान है। मैं कैसे एनालाइज़ करता हूँ, और ये प्रोसेस बदलता रहता है हर 6 महीने में, क्योंकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ और ज़्यादा सीख रहा हूँ। 1 साल बाद अगर आप पूछोगे तो ये हो सकता है 50% चेंज हो। अभी मेरा क्या है कि मैं सबसे पहले तो इंडस्ट्री एनालाइज़ करता हूँ कि वो इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे कोल इंडिया है, 20 साल से उसका शेयर प्राइस 10 साल से वहीं का वहीं है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। कोविड के अंदर गिरा था, अभी रिकवरी आई थी, अभी फिर से गिर रहा है। तो इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है उससे आउट परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी डेटा सेंटर है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर इसका कैगर देखें 20% कैगर है, तो बाकी इंडस्ट्री से तो अच्छा ग्रो कर रहा है। अब मुझे पता चला यार ये इंडस्ट्री अच्छी कर रही है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज भी अच्छी करेंगी, ठीक है। अब हर कंपनी तो अच्छा कर नहीं सकती, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी तो है कि ग्रोथ हो रही है। अब हर कंपनी को ज़रूरी थोड़ी उसका फ़ायदा उठा ही पाए। तो आई विल आइडेंटिफाई 2-3 कंपनीज, मिनिमम 3 कंपनीज उस सेक्टर की जो मुझे अच्छी लगती हैं, एंड उनके अंदर जो मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था वो मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब मेरा जो मेन फोकस है वो है इंडस्ट्री ग्रोथ, और इस इंडस्ट्री ग्रोथ को मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक कंपनी तो फुल्ली ऑप्टिमाइज कर ही ले, मतलब पूरी तरीके से उसके अंदर फ़ायदा उठा पाए। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर 2030 तक 12 गुना ग्रो करने वाला है इन 5 टाइम्स है। जेफरीज ने की रिपोर्ट के हिसाब से 12 गुना नहीं भी होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, कुछ होगा। तो अगर मैं किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और वो इस ग्रोथ का फ़ायदा उठा पाती है, तो 2-3 टाइम्स ये भी हो सकता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिकल बात है। अब चाइना पे टैरिफ बढ़ रहा है और ये इनकी लड़ाई झगड़ा रहेगा जब तक एटलीस्ट ट्रम्प है, तब तक तो रहेगा ही, सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो अब क्या है कि काफ़ी कंपनीज जो नया भी प्लांट लगाने वाली है मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो सोचेंगी कि यार चाइना की जगह कहाँ लगा सकते हैं, तो इंडिया के अंदर लगाएंगे। इंडिया के अंदर अगर आप किसी अब लेट्स अगर एप्पल भी आती है तो किसी ना किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके ही आती है। उसका डिक्सन के साथ करे, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करे, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर कैन डू गुड। गवर्नमेंट का ये एक रूल है कि भाई आपको हाँ परसेंट चाहिए, कुछ परसेंट चाहिए, पार्टनरशिप के साथ ही आएगी। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है टॉप, उनके अंदर इन्वेस्ट करो। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। और उसमें भी अगर डीपर लॉजिक चाहिए, अगर आपको जैसे 1000% रिटर्न चाहिए, तो भाई छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अब रिलायंस अगले साल डबल नहीं होगी, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू है दैट इज 20 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। अगले साल डबल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तो शेयर प्राइस भी डबल नहीं होगा। कोई छोटी कंपनी है भाई 20 करोड़ का रेवेन्यू, तो वो 50 कर सकती है, 100 कर सकती है, क्योंकि छोटी है। तो अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। अब रिस्क भी है, छोटी कंपनी है, 20 करोड़ की है, कल को चली जाएगी तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये सही सिंपल बात सा है। लॉजिक है। मेरे को ना एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप कंपनी, आपने आपकी इस बात से पता है मैं क्या सीखा, कि कंपनी ढूंढने मत जाओ। हाँ ठीक है, कंपनी ढूंढने जाओगे ना, 4000 कंपनियां खड़ी है एनएससी पे हाँ लिस्टेड। हाँ 4000 कंपनियों की 10 साल की बैलेंस शीट, इतना सारा डेटा, होल्डिंग्स, ये वो फलाना, हम नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि एक ह्यूमन अपने माइंड से, जिसकी 9 to 5 जॉब चल रही है ना, वो ये सब चीजें प्रोसेस कर पाए। इवन मैं स्टॉक मार्केट में रहता हूँ, मेरे को नहीं, मैं नहीं प्रोसेस कर सकता इतना सारा डेटा। हाँ बट व्हाट आई लाइक अबाउट, आपने जो कहा ना कि मेजर लॉजिक के पीछे जाओ, कि हम लोग
किस चीज के पीछे ना आगे जा रहे हैं। तो आई लाइक दिस थिंग कि ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच की बात हाँ, नहीं है, हाँ। ऊपर से शुरू करो, नीचे आओ, फिर उसके बाद जायंट छोड़ो, मल्टी बैगर के लिए छोटे रिटर्न के पास जाओ कि छोटे। छोटी कंपनी है। रोचित भाई कि जैसे मान लो अगर आपने एक लॉजिक ढूंढ लिया कि यार ये लॉजिक है डेटा सेंटर वाले की, आपने बात की, या इनफैक्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की, 1 ईयर, और अब ये मल्टी बैगर ना जैसे आपको मान लो 1 साल में मिल गया। यार लोगों को मल्टी बैगर 5-5 साल चलते हैं, 6-6 साल चलते हैं, जब वो 7-7 साल उनको होल्ड करते हैं तब जाके वो मल्टी बैगर बनता है। व्हाट इफ मेरी एनालिसिस पक्की है और मैंने 5 साल के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि डेटा सेंटर वाले स्टॉक पे ना उसमें से ये स्टॉक है और मेरे को ये स्टॉक उठा के रखना चाहिए, बट व्हाट इफ 2 years डाउन द लाइन मेरा आइडिएशन ही फेल कर जाए। सो आपने स्टार्टिंग में बात की थी ईगो की, तो अब वो ईगो को मैं अब इसमें से कैसे हटाऊं कि भाई मेरी आइडिएशन तो फेल होने वाली है, तो मैं अब हटाऊं कैसे? क्योंकि मैंने भी आपकी तरह ही हाँ। मैंने अपने दोस्त को बोल दिया है कि 10 रुपए पे ले लो, हाँ। मैंने उत्कर्ष को बोला है हाँ। 20 रुपए पे ले लो। हाँ। अब मैं हटूं कैसे इस सब चीज से? लॉस कैसे बुक करें? मेजरली कि मैं अपना, अब मेरा आइडिएशन अब फेल होने वाला है, तो वो मल्टी बैगर नहीं बनने वाला है। हाँ। तो इसका मुझे बताओ कि अब टाइम मैं खराब कर रहा है बट मल्टी मतलब 20 रुपए के लिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 40 रुपए ही रह रखा है, बढ़ नहीं रहा है। और प्लस हमने दुनिया वालों को बता दिया है कि गांव वालों सब खरीद लो इसको, भर लो जो भर सकते हो। और अब हम ईगो के चक्कर में समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं शुड आई कंटिन्यू टू होल्ड या फिर यहाँ से पैसा निकालो और दूसरी कंपनी पैसा लगाओ। इमोशन आ गए ना बीच ठीक में। है, तो इसके अभी अगर कोई मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग करता भी है तो मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग आप ये समझ लो कि आप ऐसे गड्ढे में पैसे डाल दो कि वो वापस नहीं आने वाले। अपना जो इन्वेस्टमेंट है कि आप ये समझ लो आप ऐसे पैसा लगा रहे हो कि या तो अगर ये चल गया तो मेरा 100x हो जाएगा, अगर नहीं चला तो मेरा 0 हो जाएगा। तो उतना ही पैसा लगाओ। इन्वेस्ट करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि भाई वही पैसा लगाएंगे जो अगर चला जाए तो फाइनेंशियली और इमोशनली फर्क ना पड़े। इमोशनली भी नहीं कि भाई डिप्रेस हो गए, और फाइनेंशियली भी नहीं कि भाई अब तो मेरा रेंट कैसे जाएगा। तो उतने पैसे इन्वेस्ट करो। एंड अगर 10 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट करा है तो 1-2 परफॉर्म करेंगी, ठीक है? तो इस तरीके से गधे तो नहीं हो सकते। हाँ, प्रॉपर्टी तो है। तो शुड बी वेट फॉर स्टॉक्स टू गो 0 या फिर भाई 20 पे लिया है 10 हो गया निकल लो यार यहाँ से? इसका एक रीजन है, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक प्राइमरी रीजन होता है। मतलब 10 चीजें हैं जो मैंने देखी, मैंने बैलेंस शीट देखी, प्रॉफिट, हर चीज देखी, बट एक तो खास बात होती है ना क्यों आप इन्वेस्ट करो। एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या है? अब जैसे मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा तो मुझे कंपनी अच्छी लगती है, 150 करोड़ की कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, 150 करोड़ की कंपनी है, इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करे करीब 3 लाख रुपए। मैंने क्यों इन्वेस्ट करा है? हर चीज़ कंपनी की अच्छी है, बैलेंस शीट, डेट कम है, हर चीज़ अच्छी है। मेरा इन्वेस्ट करने का सिंपल सा रीज़न है उसकी सेल्स ग्रोथ। पिछले 3 साल में हर साल कंपनी ने अपने सेल डबल करी। तो मेरा इन्वेस्ट करने एक्स फैक्टर क्या है कि भाई सेल्स बहुत अच्छी करते हैं, अर्निंग्स। तो अगर मैंने देख रहा हूँ कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बस वो 3 ही साल डबल कर पाए थे, अब तो फुस हो गई है 10% की ग्रोथ, 20% की ग्रोथ, देन आई विल नो कि यार अब नहीं, मेरा इन्वेस्ट करने का रीज़न खत्म हो गया, तो आई विल एग्जिट दैट स्टॉक। बिकॉज हर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक रीज़न होता है, और रीज़न जब खत्म हो जाए निकाल लो पैसा। वेरी गुड। इवन पीटर लिंच भी यही बोलते हैं कि भाई स्टॉक्स अगर ऊपर जाएगा एक ही रीजन पे जाएगा, अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। हाँ। तो यू आर ट्रैकिंग अर्निंग्स और प्लस आप नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, एक रीज़न होता है। अब जैसे अगर मैं किसी एक्स फैक्टर हाँ। हाँ, दूसरे केस में आपका जैसे अगर मैं डेटा सेंटर में बोल रहा हूँ, तो जैसे मैं अनंत राज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला है 500 मेगावाट की हम कैपेसिटी करने वाले हैं बाय दिस ईयर। तो मैं ट्रैक करूंगा कि कर पा रहे हैं, मैंने इसीलिए तो इन्वेस्ट करा है कि आप करोगे। ओके, डिस्क्लेमर है कि ये हाँ, ऐसा recommendation कोई से नहीं है। तो अगर कर पा रहे हो तब तो मैं इन्वेस्टेड रहूंगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई यू आर नॉट कीपिंग योर वर्ड्स, आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस। तो एक रीजन होता है हर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। सो अभी आपने कहा कि यार ऐसा पैसा डालूं उसके अंदर मल्टी बैगर स्टॉक्स में जो गड्ढे के अंदर हमको डालने हैं। हाँ, तो अगर मान लो ये पोर्टफोलियो का एंटायर पोर्टफोलियो का कितना होना चाहिए? आई नो सबका अलग अलग होता है, बट व्हाट्स योर रिकमेंडेशन कि भाई अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप इतना % डालो, या फिर आपके पास 50 लाख इतना डालो? 100 माइनस योर एज। ओके, सो लेट्स से आई एम 30, 70% शुड गो टू द दिस थिंग मल्टी बैगर गड्ढे के अंदर। हाँ, तो अगर मान लो मेरे पास 1 करोड़ नहीं, हाँ, जो अब जैसे आई एम 20, ठीक है, तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ना। ओके, तो मेरा रिस्क कितना ले सकता हूँ? 100 माइनस माई एज, तो ये आएगा करीब 80, ठीक है। तो 80 जो अमाउंट है इस पे मैं रिस्क ले सकता हूँ,
है ना, 20% मेरा हमेशा सेफ रहना चाहिए, 80% मैं रिस्क ले सकता हूँ। उसमें भी फिर आपको डिसाइड करना है कि भाई कितना किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहिए, किसका म्यूचुअल फंड, मतलब 20% तो आई विल कीप इट सेफ। एंड ये सबके लिए अलग अलग है। अब हर इंसान की फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, हर साल का इनकम अलग है। अब लेट्स से किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, अब सबके पास 10 लाख रुपए हैं, बट सबका इनकम लेवल भी तो अलग है। किसी ने 10 लाख रुपए अपनी 5 साल की सेविंग है, किसी के लिए 10 लाख रुपए उसकी 1 साल की सेविंग है। तो वो एक पर्टिकुलर आंसर दिए नहीं जा सकता, बट मैं सिंपल बोलता हूँ, वो पैसा लगाओ जो अगर आप खो दो तो इमोशनली फाइनेंशियली फर्क नहीं तो मल्टीबैगर में अगर आपको अच्छा बनना है हम्म। तो आपको कई स्टॉक्स में डालना होगा पैसा, पड़ता। क्योंकि 10 में से 2 ही 3 बनेंगे जो आपको 700-800%, 500% का रिटर्न देंगे, और साथ ही में वही पैसा डालना है जो आप खो सको। इन अ वे अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आपका एक कैश फ्लो ज़्यादा है, तो आप इसमें और अच्छा बनने के, मतलब आपके चांसेस, आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग होल्डिंग दैट दोज 100, 200, 500% वाले स्टॉक्स इज हायर। हाँ, एंड अगर आप कर भी रहे हो मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग, तो आप ये समझ लो कि आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, है ना। उतनी ही कंपनी ऐसे बच्चों की तरह होती है, उतनी होनी चाहिए जितने आप संभाल सको, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई भर लिए 50 स्टॉक्स और अब हम बैठे हुए हैं। अच्छा, मान लो आपकी बात पे चलते हैं, मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ अपने इन्वेस्टमेंट में, लेकिन ऐसा मैं क्या ना करूं कि मैं अपने ही रास्ते ना, अपने रास्ते में ही रोड़ा ना बन जाऊं, अपने हाँ। रास्ते को ही मैं खराब ना कर दूं। ऐसा क्या करूं मैं? मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि बस आपको ट्रैक करना है, लाइक रिजल्ट आ रहा है, क्या चीज़ें ऑल राइट चल रही हैं, और अगर लेट्स से आपका प्राइस 300x मतलब 300% आ गए, तो आपको क्या इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से आपको इनएक्टिविटी ही करनी है, बट एक्टिवली, मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन बेचें, हर महीने खरीद। एक्टिव इनएक्टिव। हाँ, आई लर्न न्यू वर्ड टुडे। तो ये वाली चीज़ आपको करनी है। और मैं बताता हूँ कि यार स्टॉक मार्केट में, मैं बोलता हूँ 90% लोगों के लिए स्टॉक मार्केट बना ही नहीं है। अगर 100 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से बनाने हैं, तो आप स्टॉक खरीद के, हो सकता 10% चांस आप बना सको। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन कराता हूँ, दिमाग फट जाएगा ऐसा टाइप। अगर आपको स्टॉक मार्केट से 100 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो आज आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दो किसी म्यूचुअल फंड में जो 15% रिटर्न देता हो। इन 50 ईयर्स यू विल हैव 100 करोड़ रुपीज। कुछ पैसा नहीं डालना है। अब लेट्स से आप बोलते हो कि यार मैं म्यूचुअल फंड में नहीं करूंगा, मैं तो हर्षद मेहता हूँ, मैं तो स्टॉक्स करूंगा। आपने 10 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करा, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी कंपनीज में करा, 500 करोड़ की कंपनीज में करा, क्योंकि आपको लगता है यार ये मल्टीबैगर बनेंगे। तो उसमें से लेट्स से 9 खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग इज लाइक वन बीइंग सक्सेसफुल, बाकी फेलियर्स स्टार्टअप इन्वेस्टिंग की तरह ही एक तरीके से देखा जाए तो एक फटेगा। बट जो एक आपका फटा, वो बजाज फाइनेंस निकल गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर स्टॉक, मतलब 1500 टाइम्स के रिटर्न दे दिया आपको, 1500 गुना। अगर आप लेट्स से उत्कर्ष भाई ने म्यूचुअल फंड के अंदर डाल के छोड़ा था 10 लाख रुपए, आपने म्यूचुअल फंड के अंदर डाल के छोड़ा था, 26 साल बाद आपके पास होंगे 5 करोड़ रुपए। मैंने मल्टीबैग इन्वेस्ट करी, मैं खुद को हर्षद मेहता मानता था, 10 स्टॉक्स में डाला, 9 बंद हो गई, एक स्टॉक मेरा बजाज फाइनेंस निकल गया, ठीक है। 1500 टाइम्स के मैंने रिटर्न बना लिए, मेरे पास होंगे 15 करोड़ रुपए। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यू विल हैव 5, आई विल हैव 15। आपके पास 1 लाख होंगे, मेरे पास 3 लाख होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि यार लाइफस्टाइल में कोई बहुत बड़ा गैप आ जाए। और क्या चांसेस है कि आपका बजाज फाइनेंस निकलेगा? कितनी कंपनीज आई, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 कंपनीज, 20,000 कंपनीज आके चली गई, क्या चांसेस है बजाज फाइनेंस निकल जाएगा? ऐसी कंपनियां तो 20-30 ही आई हैं हाँ, टोटल। तो आप जब कर रहे हो ना, तो आपको उसे ट्रैक करना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है एंड कहाँ पे नहीं करनी है। और ये एक एक्सपर्टीज मांगता है और ये टाइम मांगता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब भी करता हूँ, अगर रोचित मुझे कोई स्टॉक बता दे, मैं खरीद के बैठ जाऊँ और मैं पैसा बना लूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। एक्टिवली ये मतलब फुल टाइम जॉब ही है। तो 90% लोग जो पैसा बनाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में करो, क्योंकि आप तो आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, बट आपने इतना टाइम तो बचाया। मैंने कितना टाइम दिया तब मेरे पास 15 करोड़ रुपए, आपने टाइम तो नहीं दिया, आपने तो म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दिया। और अगर कहीं आपने 10 लाख की जगह 30 लाख डाल दिए होते, जॉब करके, बिजनेस करके, कुछ करके, आप मेरे बराबर बैठे होते। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी कि भाई 100 करोड़ रुपए बनाने हैं तो एक्टिवली स्टॉक ही खरीदेंगे तभी राकेश झुंझुनवाला बनेंगे, ऐसा नहीं है। और अगर आप आ रहे हो तो फिर पूरी तरीके से मतलब जैसे कौन सी कहावत है, एक आग का दरिया होगा, डूब के जाना है।
तो उस तरीके पार का वैसे ही करना वैसे ही है, पार करने पड़े। दैट्स ट्रू। और हम लोग अपनी जर्नी में जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हम लोग यही देखते हैं भाई आग का दरिया है, डूब के जा रहा है और सब फट जाएगा, सब पिघल जाएगा। बट स्टिल आप में अगर मेहनत है, आप में अगर वो डेडिकेशन है, देन यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव। एंड आई सी दैट इन योर जर्नी, मतलब वो मैं आपकी जर्नी में देखता हूँ सेम चीज। सो आगे की बात की, एक बात रही अपना आगे ना आने की, दूसरी बात रही रोशित भाई ऑपरेटर्स की, कि यार बहुत टाइम से जब हम देखते हैं कि एक स्टॉक जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा घूमने लग गया, हर रील देख रहे हैं हम, हाँ। उसमें दिख रहा है, तो हम लोग ये बात मानते हैं कि अब उस स्टॉक का अंत का समय है, अब वो खरीदने वाला नहीं, वो बेचने वाला स्टॉक है। सो आजकल आपको ऐसा कुछ स्टॉक या सेक्टर दिख रहा है कि भाई ये तो बड़ा घूम गया, अब ये सेक्टर मेरे काम का नहीं है, कि अब ये सेक्टर वो सेक्टर नहीं रहा है जो ये पहले होता था? फॉर एग्जाम्पल रेलवे। हाँ, तो ऐसा कोई सेक्टर अब नजर में है क्या? इसके ऊपर मैं एक बहुत फेमस कहावत है, मैंने कहीं सुनी थी कि अगर मेरे स्टॉक का चर्चा हो गया तो मेरा खर्चा हो गया। खर्चा हो गया। तो भाई अगर कोई स्टॉक चर्चा हो गई अगर मेरे स्टॉक की, तो ये समझ लो कि यार अब तो एग्जिट करने का टाइम है। बिकॉज किसी भी स्टॉक की बातें तब होती हैं जब वो स्मार्ट मनी से डम मनी के पास जाता है, कि भाई अब जो स्मार्ट मनी था उन्होंने बना लिया पैसा, ठीक है, अब उनको पैसा बुक करना है। बिकॉज लेट से उन्होंने इन्वेस्ट करा था जब कंपनी 500 करोड़ पे थी, अब कंपनी 5000 करोड़ पे जा चुकी है, 10,000 करोड़ पे जा चुकी है। इवन ऑपरेटर्स भी यही करते हैं, यहाँ पे खरीदा अब यहाँ जा चुकी है 10,000 करोड़ पे। अब उनके पास वो पेपर वैल्यू है, वो उनका प्रॉफिट तब बुक होगा जब कोई खरीदेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यार 10,000 करोड़ का माल कौन खरीद लेगा, है ना? तो कौन खरीदेगा? धीरे धीरे पब्लिक खरीदेगी, थोड़ा उसकी पब्लिसिटी होगी कि भाई ये देखो ऑर्डर मिल गया है, ये देखो हमने ये चीज़ करने वाले हैं, वो चीज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है। तो अगर आपके सामने कुछ न्यूज़ आ रही है तो एक बार लॉजिक से सोचो कि हाँ ये चीज़ है, एंड तभी। बाकी इसमें तो बहुत रिटेल ट्रैप होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत इंडिया के अंदर दो बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भाई भाई हैं। एक भाई बहुत फेमस है, सक्सेसफुल है, एक भाई नहीं है। तो जो सक्सेसफुल है उनकी कहानी तो अच्छी चल रही है, जो सक्सेसफुल नहीं है उनकी एक पावर की कंपनी है जिनकी उनके 2017 में उनकी होल्डिंग 70% थी करीब, आज उनकी होल्डिंग 1% है। एंड कंपनी इज डूइंग बेटर। हाँ, कंपनी का शेयर प्राइस जब उन्होंने बेचा तब 30 रुपये पे था, अभी 5-6-7 साल से वो 1-2 रुपये का हाई लगाता है फिर नीचे आ जाता है। हर साल कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती रहती है कि भाई अब ये करने वाले हैं, अब तो डेट खत्म कर देंगे पूरा, यस यस। हाँ अब तो ये कर देंगे, अब तो वो कर देंगे। और ये हर साल आती है, कुछ ना कुछ आता रहता है। क्यों आता रहता है? बिकॉज वो फिर से चिपका देंगे कि यार अरे सपने बेच देता है, और लोग खरीद भी लेते हैं, लोग खरीद लेते हैं। होपफुल है हम लोग, बहुत होपफुल है। पूरी ऑपरेटर्स की बात हुई, फिर अभी आपने न्यूज़ की बात करी कि भाई अगर चर्चा में आया तो हमारा खर्चा हो गया। हाँ, तो जैसे अभी आपने पर बताया, जैसे डेटा सेंटर ही जेफरीज में अभी आया कि बाय 2030 ये 12x हो जाएगा ये पूरा इंडस्ट्री डेटा सेंटर का। तो ये भी तो एक तरीके से न्यूज़ में ही आ गया। अगर स्टॉक जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग कि भाई आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये न्यूज़ प्लांटेड है, ऑपरेटर्स द्वारा प्लांटेड है, और ये न्यूज़ प्लांटेड नहीं है, और ये न्यूज़ डम मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, ये न्यूज़ डम मनी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है? हाउ डू यू डिफाइन, हाउ डू ये लाइन कैसे खींचते हो आप? तो ज़्यादातर जो न्यूज़ आती है अट्रैक्ट करने के लिए वो कंपनी स्पेसिफिक होती है कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। ओके। एंड बस वही बात है, अगर स्टॉक मार्केट लॉजिक से सोचो, अब अगर किसी ने बोला है कि भाई जेफरीज ने 12 गुना होने वाली है, तो मैं ऐसे नहीं मान लूँगा कि हाँ भाई 12 गुना होने वाली है। मैं पहले तो मान लूँगा भाई ये तो झूठी बोल रहा है, 12 गुना कैसे हो जाएगी, और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं लगता 12 गुना होगी। बट एक लॉजिक से सोचना पड़ेगा कि हाँ मतलब इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारा डेटा बाहर स्टोर हो। धीरे धीरे लोग और ज़्यादा चैट जीपीटी एआई आ गया, बहुत कंप्यूटिंग पावर लगती है। मुझे लगता है अगर आप एक कमांड डालते हो ना चैट जीपीटी से, आपका अगर नॉर्मल से लैपटॉप हो उसकी 10 मिनट की कंप्यूटिंग पावर यूज़ होती है। तो बहुत रिक्वायरमेंट है, आगे भी बढ़ती रहेगी। तो ये सेक्टर तो ग्रो करने ही वाला है ना? तो आपको बस लॉजिक से सोचना है, एंड उसके बाद फिर आपको कंपनीज वो आइडेंटिफाई करनी है जो आप ट्राई करो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है उनके बारे में। ओके, सो इंडस्ट्री, अगर न्यूज़ इंडस्ट्री ड्रिवन है देन इट इज फाइन, इट इज नॉट प्लांटेड बाय ऑपरेटर्स। बट अगर कोई न्यूज़ स्टॉक स्पेसिफिक है तो वो ऑपरेटर्स ने प्लांट करा हाँ। हुआ है। दैट्स अ गुड सेग्रीगेशन। और जैसे- कैन भी हो सकता है, अच्छा, इट कैन बी, आपको देखना पड़ेगा वो भी लॉजिक। अपना लॉजिक, अपना हाँ। दिमाग विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अब हमने मान लो मल्टीबैगर, मैंने लॉजिक लगाया, मैंने एक इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई फॉर लेट्स से जेफरीज को ही पकड़ चलते हैं,
हमने डेटा सेंटर की मैंने देख लिया, अब उसके अंदर से 7-8 स्टॉक मैंने देख लिया, फिर मैंने उसका देख लिया कि भाई अर्निंग्स इसमें अच्छी आ रही है, पी रेशियो किसका अच्छा है, मतलब विच इज़ अंडर वैल्यूड, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी अंडर वैल्यूड, या फिर अराउंड पी नॉर्मल ही रहेगा, मीडियन पी के आसपास रहेगा। तो अब इसमें से कौन सी कंपनी मतलब चूज करें, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी आपके पास 7 कंपनियां हैं, कौन सी चूज करें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करें कि लॉजिक हमने इंडस्ट्री में लगा दिया, अब कंपनीज में कैसे चूज करें? अगर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कर लोगे तब भी मतलब मुझे लगता है निकल आएगी कंपनी अच्छी। ओके। बट क्योंकि आप पैसा डाल रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मुझे लगता है अगर ऐसे ऐसे करके भी डाल देंगे ना तो हो सकता है चल जाए। हाँ, एक लेकिन एक्सपेरिमेंट भी था कि एक बंदर से कराया गया कि भाई कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, तो जिस चीज से हाथ रखो वो सारी कंपनी ऊपर थी। क्योंकि सर्टेनली किसी को नहीं पता है कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी करी, बट आप पैसा इन्वेस्ट करो तो भाई आप तो पूरा करोगे ना रिसर्च। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, एंड वो सबको पता है कि भाई प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, पी रेशियो, मतलब ज्यादा भी है तब भी फर्क नहीं पड़ता, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होना, सिंपल सी चीजें देखनी है। अच्छा। तो ये आप तो कर लो स्क्रीनर पे। उसके बाद थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब तो एआई आ गया है, बहुत आसान हो गया है। मतलब मैं पहले तो, क्योंकि 400 पन्ने की एनुअल रिपोर्ट होती है पढ़ना, तो इसे मैं तो आज तक स्कूल का खत्म नहीं होता था। मैं सोचता हूँ कि भाई जिस दिन मैं ये एनुअल रिपोर्ट पूरी पढ़ने लग गया, उस दिन मैं एक असली इन्वेस्टर हूँ। उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ भाई मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ। बट पढ़ा नहीं जाता है, बहुत डिटेल में होती है और मुझे समझ भी नहीं समझ आता भी था। आना चाहिए। तो अब तो चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, तो उसको ना डाउनलोड करो, चैट जीपीटी पे डालो, 2 कमांड्स डालो कि रीड दिस एनुअल रिपोर्ट, तो पढ़ लेगा, बोलेगा हाँ भाई मैंने पढ़ लिया, अब बताओ क्या पूछना है। तो अगर खुद नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट क्वेश्चंस कैन आई आस्क, तो खुद ही 10 क्वेश्चन पूछ लेगा जो आप पूछ सकते हो। वो नहीं, 2 प्रॉम्प्ट्स जरूर डालो। पहले बोलो कि दिस इज द एनुअल रिपोर्ट, डू शॉर्ट एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। भाई वो इतना अच्छा शॉर्ट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जिसको निकालने के लिए आप 400 पन्ने की पढ़ोगे ना तब भी नहीं निकाल पाओगे। इतनी स्पेसिफिक पॉइंट्स देगा ना आपको, 3-4 पन्ने की रिपोर्ट देगा, भाई ये स्ट्रेंथ्स है, ये वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है। 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या रिस्क है और क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। उसके बाद एक चीज़ और आप कर लो, क्योंकि भाई अब आप किसी कंपनी में तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, वो कंपनी खुद से चलती नहीं है, लोगों से चलती है, लोग कर रहे हैं। तो आप उससे और बोलो कि एक कमांड और डालो कि लुकिंग एट दिस बैलेंस शीट, क्योंकि उसमें जो मैनेजमेंट होता है उसकी भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, आप एक बार मैनेजमेंट असेसमेंट कर दो। ओके। तो मैनेजमेंट असेसमेंट भी कर देगा कि भाई मुझे क्या लगता है मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या अच्छी चीज़ है। कि इसका जो मालिक है ये कहाँ से आ रहा हाँ, है, कहाँ, इसने क्या किया है, पुराने घपले तो नहीं ये है। हाँ, क्या कर सकता है, बस बस। हिस्ट्री क्या है। हाँ। ट्रू। तो ये 2 चीज़ें आप कर लोगे ना, तो आपको समझ लो कि आप पूरी रिसर्च ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसके अंदर आप डीप जाना चाहते हो तो बहुत डीप जा सकते हो, बट इतना मुझे लगता है काफ़ी होता है, बिकॉज एक तरीके से आप समझो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है ना। बट आप ट्राई करो कि एटलीस्ट सही डायरेक्शन में तो मैं मार रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ अंधेरा ही है। अच्छा, तो इस अंधेरे पे हम लोगों ने लॉजिक लगाया, थोड़ा दीप जलाया लॉजिक की वजह से, फिर हमने फंडामेंटल के से थोड़ा सा और दीप जलाने की कोशिश करी। कंटिन्यूअस असेसमेंट किया। हाँ, और साथ में लगातार कंटिन्यूस असेसमेंट किया। तो क्या इसमें टेक्निकल एनालिसिस का भी कोई रोल है कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को इसमें लगा दें तो हमारा जो दीप जल रहा है और थोड़ा हो जाए, और फिर हमारे जो तीर डाल रहे हैं वो उड़ता तीर हमारे पास वापस ना आए और जहाँ डाला गया वहीं जाए? टेक्निकल एनालिसिस का इन्वेस्टिंग में कोई रोल नहीं है, बिकॉज आप शार्क टैंक देखा आपने? बिल्कुल, बहुत देखा तो है। जब शार्क टैंक में कोई इन्वेस्ट करने आता है तो कोई पूछता है शेयर प्राइस क्या चल रही है? नहीं। कोई बोलता है अरे यार आपको तो 10 रुपए का है। हाँ, कोई नहीं बोलता। कोई नहीं पूछता। तो अब जब कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो खुद को भी शार्क समझो ना। आप वो भी लॉजिक देख रहे हैं। वो भी लॉजिक देख रहे हैं। आप अब कोई भी शार्क क्या बोलता है कि यार ये आपकी वैल्यूएशन तो हाई नहीं है, 500 करोड़ रुपए आप ज़्यादा नहीं मतलब वैल्यूएशन लगा। तो वैल्यूएशन देखो ना कि भाई 500 करोड़ वैल्यूएशन है, 1000 करोड़ रुपए, क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से देखो, कंपैरिजन कर लो कि भाई बाकी कंपनीज की क्या मार्केट कैप। तो इस तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, और प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जैसे एक वॉरेन बफेट का भी बहुत अच्छा कोट है, एवरीवन नोज द प्राइस ऑफ अ स्टॉक बट नो वन नोज इट्स वैल्यू। रियल वैल्यू। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्राइस पे नहीं। मतलब अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो तो चलो थोड़ा चार्ट देख लिया गया, भाई सपोर्ट पे आ गया, वो चीज़ कर सकते हो, बट पूरा प्राइस टेक्निकल पे फर्क नहीं पड़ता। रुचित भाई, देखो ये दुनिया ना हम आप चला रहे हैं ना हम चला रहे हैं। हम जैसे अगर 100 भी यहाँ पे बैठे होंगे, वो दुनिया नहीं चला रहे। दुनिया चला रहे हैं बड़े लोग, इंस्टीट्यूशन चला रहा है, या दुनिया चला रहा है बिलियनर्स चला रहे हैं, मोटे लोग चला रहे हैं जिनके पास अथाह पैसा पड़ा है। फिलहाल तो ड्रम चला रहे हैं। फिलहाल तो ट्रम्प साहब चला रहे हैं दुनिया कि वो तो सब कुछ चला रहे हैं। आई एम श्योर
somebody is above him who is doing all of these things. Elon Musk. whatever it is, I think some more bigger कि मतलब I think the conspiracy इस सब चीजों में ना ट्रम्प वाली conspiracy ना और बड़ी है जो हमें फ्रंट पे दिख रहा है. तो Care to comment on that? हाँ, तो कुछ तो होगा. अभी एक लेटेस्ट पॉडकास्ट था, तो वहाँ पे एलॉन मस्क इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहा था कि किस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग होती है. एलॉन मस्क ने बोला कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो मेरी जान को खतरा है, मतलब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया. तो आप ये सोचो, दुनिया का अमीर इंसान अगर इतना ज्यादा सबसे डरा almost हुआ है सबसे अमीर ना, इंसान. वो नहीं बोल सकता है, तो सोचो कितनी चीजें हो रही हैं. मतलब अगर वो कैमरा के सामने बोल दे तो और वो ऐसे नहीं मजाक में बोल रहा है. अगर आप वो, मैं क्लिप में तो ऐसा लगता है मजाक में बोल रहा है, मैंने जाकर पॉडकास्ट देखा, इज वेरी, मतलब बहुत सीरियसली ये चीज बोल रहा है कि भाई मैं नहीं बता सकता हूँ. तो ये चीजें होती हैं. आप लोगों ने 2 ट्वीट देखे रिसेंटली लास्ट 2 दिनों में. हाँ. एक ट्वीट जो यूएस सरकारी ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से निकला हुआ. ट्विटर भी इलोन मस्क का है भाई. X. ऐसे एक्स जो है भाई, मैंने ऐसे ट्वीट नहीं देखे दुनिया में कभी. दो ट्वीट स्पेसिफिकली. एक व्हाइट हाउस से ट्वीट आया हुआ है कि इफ यू डोंट रिटेलिएट वी विल बी ट्रीटिंग यू इन अ गुड वे. दूसरा ट्वीट 90 क्या आया day हुआ है? pause वाला. ट्रम्प से, हाँ ट्रम्प साहब की तरफ से क्या ट्वीट आया हुआ है? दिस इज टाइम टू बाय. और अगले दिन Market नैस्डैक 10% अपर अपना सर्किट, इंडियन मार्केट क्लोज था, बल्कि वहां पे 2000 पॉइंट्स ऊपर था डाउ. 10% अपर सर्किट तो खैर circuit पास है ही पहुंच नहीं, गया था. लेकिन हाँ. 10%. और एक वीडियो भी आई है जहाँ पे ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई इसने देखो $2.5 मिलियन बनाए हैं और इसने देखो $900 मिलियन बनाए हैं न्यूज पे. एंड ऐसा लग रहा है कि भाई ये नहीं है क्या फ्रंट रनिंग? इलीगल नहीं है. हाँ, और यूएस प्रेसिडेंट ने भी करा था, और साथ में हमारे पीएम मोदी जी ने भी करा था. उसके पहले ठीक इलेक्शन के पहले उन्होंने बोला था कि भाई मार्केट में बाय करने का समय आ गया, और फिर जब वो जीते, प्रचंड बहुमत फिर भी नहीं, 274 सीट नहीं आ पाई, 225 से, पर फिर भी मार्केट ऊपर. भाई रूल्स सब प्रजा के लिए होते हैं. राजा होता है, प्रेसिडेंट है भाई, क्या कर लोगे उसका. नहीं, सेम चीज हुई थी अब उन्होंने सही इलेक्शन वाला 6 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स. 5 जून को हम लोग 4% बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था उस दिन पे. मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर क्लोज हुई है. अगले दिन मार्केट निफ्टी खुली 600 पॉइंट डाउन. 600 पॉइंट डाउन के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी में इतनी मोटी लाल कैंडल, 9.5% डाउन. अरे दिस इज मैनिपुलेशन, गलत होता है ये. फिर वहीं से उठाएंगे. और इस न्यूज से ना, ये जो ट्रम्प वाली न्यूज आई, इससे मेरे को ये पता, मतलब पहले से भी था बट मैंने और एनालाइज करा, एक बात समझी कि ये गवर्नमेंट्स कैसे ना बुरी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देती हैं और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता. जैसे अभी टैरिफ वाली न्यूज़ आई, बहुत ख़राब थी भाई, अब तो ये तो नहीं हो सकता, रिसेशन में चले जाएंगे, मार्केट एकदम गिर गया. बोल दिया 90 दिन बाद लगाएंगे ना वापस. अब ऐसा लग रहा है कि होगा ही नहीं. अब तो मतलब एकदम भाई नेगोशिएशन हो जाएगा, आदमी ट्रेड डील हो कुछ भी. जाएगी, 90 दिन तो ऐसे सारी गवर्नमेंट्स करती है. जैसे अगर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये करना है तो 110 कर दो. गवर्नमेंट बोलेगा, सब प्रजा पागल हो जाएगी कि भाई क्यों कर दिया. फिर 100 कर दो. तो बोलेगा अरे कम तो कर दिया सरकार ने, सुन तो लिया हमारी बात. अरे यहाँ से यहाँ फिर यहाँ. तो जैसा कि अभी कहा कि भाई अपना बैलेंस शीट में तो मैनिपुलेशन होता ही है. इवन द होल मार्केट, इवन वी आर गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय द बिग शॉर्ट्स पीपल. ठीक है, अपना भी समय आएगा, मैनिपुलेट कुछ करा जाएगा. समय जैसे मान लो कि हम लोगों, मेरा एक्सपीरियंस के बाद पहला इलेक्शन था जो मैंने ट्रेड किया था. मतलब लास्ट 6 साल में हम लोगों ने ना साथ में ना बड़ा कुछ देखा है. 2018 का एनबीएफसी क्रैश हमने देखा, 2020 का हमने कोविड क्रैश देखा, सबसे बड़ी बुल रैली 4 साल की बुल मार्केट हमने देखी, और 2025 का भी हम लोग ना क्रैश देख रहे हैं. मिनी क्रैश कह लो कि, बट स्टिल 15% तो हुई है, टॉप से 15% का फॉल हो गया है. तो हर सिचुएशन में ना हम ना खुद को देख के ये कहते हैं कि भाई अब ना समय से आगे की सोचनी चाहिए, थोड़ा सा आगे का सोचना चाहिए कि यहाँ पे ना दुनिया ना आगे बढ़ रही है. सो डू यू हैव अ वे कि मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के लिए हमको दुनिया से आगे चलना पड़ता है, कि दूर की दृष्टि रखूंगा तभी आज 5 रुपए में खरीदूंगा जो कल 200 रुपए की मिलेगी. सो ऐसा कोई वे है कि हाउ आई कैन प्राइम माई सेल्फ कि मैं इतनी दूर दृष्टि रख सकूं? बिकॉज अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एज एन इंट्राडे ट्रेडर कि अगले हफ्ते बाजार कहाँ जा सकता है. आई हैव टू चेंज माई थॉट प्रोसेस. और बहुत लोग ये ढूंढ रहे हैं कि यार मुझे 2% फालतू मिल जाए, 10% फालतू मिल जाए. तो वो थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करें, और ऐसा क्या लाएं अपने रूटीन में, अपनी प्रोसेस में, कि उनकी ये दूरदृष्टि बन जाए कि मेरा समय से पहले मैं इस चीज को पकड़ लूंगा तो पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा. तो मैं ये चीज़ पर्सनल लाइफ में फॉलो करता हूँ और मार्केट में फॉलो करता हूँ
कि ऐसी बात पे परेशान नहीं होना कि जो अगले 5 साल बाद मैटर भी नहीं करेगी। मतलब जैसे अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको ये देखता हूँ कि क्या इस प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम हो भी जाए, जैसे मैं जो वर्ड्स के सिनेरियो सोच भी रहा हूँ, अगर ये हो भी जाए तो 5 साल बाद मेरी लाइफ में क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? अगर इसका आंसर ना है तो मैं उस प्रॉब्लम पे ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। मार्केट में भी मैं इसी तरीके से होता हूँ, जो मैक्रो फैक्टर्स आते हैं कि भाई ये अपना रेपो रेट बढ़ गया, घट गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, घट गया, तो उसको 5 साल बाद क्या कोई बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होगा? एंड द आंसर इज नॉट। तो कोर प्रॉब्लम्स पे सोचना चाहिए। एंड दूरदर्शी क्या होता है, सिंपल सा, अब छोटा सा दिमाग है, जितना लगा सकते हो लगा लो, है ना? तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे आज की डेट में आप सब देखते हो कि वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल, जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है। अर्बन सिटीज़ में तो आते ही नहीं। दिल्ली में आप कर लो भाई 50 60 70 100, आ ही नहीं रहे। अब अभी सोचो 10 साल बाद क्या कंडीशन होगी। 80% वाटर जो हम पीते हैं वो ग्राउंड वाटर से आता है। इंडिया 80% पॉपुलेशन रिलाइज ऑन ग्राउंड वाटर। कम हो रहा है ना, प्रॉब्लम है। 5 साल बाद 10 साल बाद बढ़ेगी, किससे फायदा होगा? जो ये कंपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। बस जो भी कंपनी करे, अब मैं नहीं बोले ये करे वो करे, अब उसमें बहुत कंपनीज होंगी, 10 रिलेटेड कंपनीज होंगी। तो ये इस तरीके का बस यही है सोचना। अब पोल्यूशन बढ़ रहा है, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, लॉजिकल इन्वेस्टिंग, बस। कि आगे जाके हमने बात की कि हम लोग सिर्फ आजकल इन्वेस्टिंग के लिए एआई यूज कर रहे हैं, तो मे बी फ्यूचर कुड बी गुड फॉर एआई कंपनीज। हाँ। एआई में एआई की इनोवेशन में इसको कौन और ज्यादा इनोवेशन ला सकता है, और हाँ। ज्यादा इनोवेशन लाएगा, वो कंपनी चल जाएगी। ट्रू, सही बात है। नेटफ्लिक्स में कोई टीवी सीरीज भी आई थी फ्यूचर, मतलब देखा हुआ लग रहा है, बट अलग अलग एपिसोड थे, उसके अंदर भी था कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो राइट नाउ आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू वो नेटफ्लिक्स की सीरीज को ढूंढ के अपने वॉच हिस्ट्री पे जाके रिविजिट करा जाए, और फिर चैट जीपीटी को कुछ कमांड डाला जाए कि भाई ये प्रॉब्लम फ्यूचर में फोर्स हो रही है। अब बताओ अभी इस टाइम पे एनएससी पे कौन सी कंपनी ऐसे काम कर चैट रही है? जीपीटी बहुत बढ़िया, मुझे लगता है एटलीस्ट दिन का आधा घंटा तो चैट जीपीटी के साथ, मतलब अगर आप उस तरीके के इंसान हो ना जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मुझे जानना है, बहुत कमाल की चीज़ है चैट जीपीटी में। तो हर दिन मैं अमेज हो जाता हूँ, यार इसने ये भी कर दिया। मैं तो इम्पॉसिबल टास्क देता रहता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ कि भाई ये रिटर्न दिए हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क, मैं बोलता हूँ यार एक शीट बना दो। अब वो कभी मतलब नहीं बना, कह रहे यार ये तो खुद मेहनत इतना आलसी हो गया हूँ मैं। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, अभी से 1.5 घंटे पहले का। भाई साहब ने चैट जीपीटी को, पता है क्या इस्तेमाल किया हुआ है चैट जीपीटी का? भाई साहब ने अपनी कुंडली एनालाइज की हुई है चैट जीपीटी से, एंड उसने बहुत सटीक चीजें बताई हुई हैं, डिपेंडिंग अपॉन ही नोज समथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इन्होंने सब चीजें वो डाला, चैट जीपीटी को थोड़ा सा ट्रेन किया कि ऐसे 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 करो, उसके बाद से डिडक्शंस तुम अपनी दो। भाई उसने सही चीज बताई हुई है। अरे क्रेजी मतलब उसके लिए जो उसने डिडक्शन किया है ना, उसके लिए कितनी बुक्स पढ़ी थी मैंने, कितना खाली टाइम मैंने उस पर डिवोट किया था कि ये भी बुक पढ़ी, वो भी पढ़ी, कुछ वाला एपिसोड देखे, कुछ वाले एपिसोड देखे, फिर कितनी दोस्तों की मैंने कुंडली पढ़ी, बहुत स्मार्ट उसके बना था। बाद वो सब डिडक्शन स्टेज तक पहुंच पाए। बट स्टिल चैट जीपीटी को डाला, और जो लगभग शौक में 1-1.5 साल से जो एक स्टडी, एक हॉबिट काइंड ऑफ थिंग में गया है, उसने तुरंत ही कर दिया। मैं कहा भाई क्या फायदा मेरे सीखने का। भाई मैं बताता हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, आप स्क्रीनर पे जाओ, वहाँ पे एक टैब होता है ना पीयर कंपैरिजन, वहाँ पे क्लिक करोगे जितनी कंपनी सेक्टर के सारे आ जाएंगे। अब वो शीट डाउनलोड कर दो, चैट जीपीटी को दे दो, उसको बोल दो कि भाई डू असेसमेंट, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट कंपनी एंड आल्सो स्टेट द रीजन। ठीक है, और वो फिर कंपनीज दे देगा। फिर आप उसको एनुअल रिपोर्ट दे दो कि आप बताओ क्या क्या सोच दो। मतलब वो खुद ही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना है कि अच्छे क्वेश्चंस पूछो, अच्छे सवाल पूछो, वो आपको जवाब ऐसा देगी कि समझ लो कि इतना तो कोई भी नहीं दे सकता। तो हम लोग एक छोटा सा सेशन बाद में कभी रोची साथ कर सकते हैं, जिसके अंदर पे हाउ टू यूज चैट जीपीटी जस्ट फॉर इन्वेस्टिंग, मतलब जिसके अंदर पे जैसे लेट से वाटर मैनेजमेंट थीम है, उसके पे जो अभी आपने बताया पीयर को उठाएंगे डालेंगे, सारी पीयर कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट उठाएंगे डालेंगे, और फिर उसके बाद जो जादू और चैट जीपीटी का जादू आपका और उसका रहेगा, उसको फिर देखते हैं क्या होता है उससे। बहुत अब मैं सोचता हूँ यार, मैंने एक गलती क्या हो गई, मुझे थोड़ी कोडिंग नहीं आती है, पाइथन। मुझे लगता है अगर ये आती होती ना, बेसिक ही आती होती, कि मतलब चैट जीपीटी कोड दे देना, उसको पेस्ट करना आता होता इतना, तो मैं बताऊँ तो लोगों ने ऐसे ऐसे ऑटोमेशन करे चैट जीपीटी से। अब हर दिन की ना रिसर्च रिपोर्ट्स बहुत आती हैं, 35-40 तो आती हैं, कभी आईसीआईसीआई बैंक, कुछ ना कुछ। तो उसने क्या करा है कि जितनी भी आएंगी रिपोर्ट्स, मुझे बस ये करना है कि इनको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आती हैं सारी, डाउनलोड करना है, ड्राइव में डाल देना है। जैसे मैं ड्राइव पर डालूंगा, उसकी समरी मेरे मेल पे आ जाएगी हर दिन के, और 10 लाइनर होगी, 10 लाइनर भी होगी, उसके बाद मैं चाहूँ तो उसको और देख सकता हूँ। तो इतना ऑटोमेशन लोगों ने कर रखा है,
और स्टॉक मार्केट में भी अगर आप थोड़ा सा कोडिंग आती है, चैट जीपीटी यूज करते हो, बहुत बढ़िया काम कर सकते हो आप। तो अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो और और आप फ्यूचर में इससे कुछ बनाना चाहते हो, तो मेक श्योर चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करो। साथ ही साथ में अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो पाइथन में एटलीस्ट थोड़ा बहुत सीखो, ताकि चैट जीपीटी और पाइथन में जो हम लोग नजर जहाँ से वी आर स्टैंडिंग, वहाँ से चैट जीपीटी प्लस चैट जीपीटी और पाइथन दोनों का जो सिनर्जी बिल्डअप होगी ना, काफ़ी अच्छी इन फ्यूचर में आपको बहुत सर्व करेगी। ये मैं पर्सनली फील करता हूँ। रोचित ऑल्सो फीलिंग द सेम थिंग, मानस ऑल्सो फीलिंग द सेम थिंग। रोजित भाई मुझे एक चीज बताओ, अब के हाइप्ड सेक्टर कौन से हैं कि यार न्यूज में बड़ा चल रहा है, सब लोग ईवी ईवी ईवी, बैटरी बैटरी बैटरी, सोलर सोलर सोलर, ये सब हम सबको पता है कि ये 4-5 सेक्टर है जहाँ पे हमारी सरकार काम कर रही है। इसमें हाइप कौन से क्रिएट हो रही है? डिफेंस, मुझे लगता है डिफेंस, रेलवे, सबको पता है, सबके मुंह पे है। हर किसी से पूछोगे डिफेंस, सबको पता है भाई। अब जहाँ पे जिस चीज की Aren't they hyped right चर्चा, now? मुझे लगता है सोलर इंडस्ट्री इज हाइप्ड, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि आप अगर किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करो, किसी भी इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करो, आप ये देखो क्या आपके पास प्राइसिंग पावर है। सोलर कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर नहीं है, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट और सस्ता होता जा रहा है। अगर आप देखो भाई 10 साल पहले सोलर, मतलब मुझे याद है कि जब मेरे बचपन में छोटा सा सोलर पैनल आया था और वो ही 20,000 रुपए का था। हाँ बहुत महंगा अब अगर मैं 20,000 रुपए का लगवाऊं तो मुझे पता नहीं कितने सारे सोलर पैनल्स मिल जाएंगे। तो सोलर पैनल्स मुझे लगता है बहुत ओवर हाइप्ड है, वो इतना अच्छा शायद ना करे। मे बी कुछ कंपनीज कर भी सकती हैं जो इसमें इनोवेट कर जाएं, किसी तरीके से ओपीएम मेंटेन कर लें। और व्हाट अबाउट ईवीज? क्योंकि ईवीज 2020 के बाद से 21-22 में जब रैली आई थी टाटा मोटर्स में, सारे ऑटोस में, प्लस ऑटो एसेसरीज में आई थी, आपका इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें भी आई थी। तो आपको क्या लगता है ईवीज भी ओवर हाइप्ड है राइट नाउ, कि ईवीज में अभी भी ग्रो करने की स्पेस बचा हुआ है? ईवीज में मुझे लगता है टू व्हीलर विल डिस्टर्ब द मार्केट एंड डिस्टर्बिंग द मार्केट, बट उसके अंदर कोई अच्छी कंपनी इतनी खास अभी है नहीं नहीं, आए। ट्रू है ना। ट्रू। और यार, ये 4 तो व्हीलर के देखो। अंदर अभी भी पेट्रोल कार लेना ज़्यादा सेंस बनाता है कंपेयर टू ईवी कार लेना। तो जब तक वो बेसिक एटलीस्ट, मैथमेटिक्स बोलता है कि भाई हाँ, पेट्रोल लो। लॉजिक नहीं बैठ रहा ना, वही हाँ। बात है। अभी भी अगर मैं पेट्रोल की गाड़ी लेता हूँ 11 लाख की पड़ेगी, ईवी लूंगा वो 15 लाख की पड़ेगी, और मेरी इतनी रनिंग ही नहीं है। प्लस कब मैं इतना 4 लाख रुपए का तो मैं उसमें तेल डलाऊंगा, डलाने में 6 साल लग जाएंगे मुझे। या तो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली इतने हो कि भाई आप यू आर यूजिंग नॉन प्लास्टिक, कुछ भी प्लास्टिक यूज नहीं करते, और आप अपना सामान ले जाते हो, घर से झोला लेके जाते हो, और एसी भी नहीं चलाते। एसी भी नहीं चलाते, घर में रहते हो, पंखा चलाते हो हाथ से। हाँ, वो उस तरीके का बहुत कम लोग, बहुत कम शौकिया लोग, लोग ले रहे हैं, शौक अभी तो सेकेंडरी कार्स ऐसे तरीके। सुख सुविधाएं मुझे अभी ज्यादा चाहिए। हाँ, और ऐसा कौन सा लगता है कि जहाँ पे बड़े लोग सीक्रेटली इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब एक होता है, आई रियली थिंक कि मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग के लिए ना थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी ब्रेन होना चाहिए। मेरे पास ना, मेरे दिमाग में, हम लोग शायद लास्ट वीक ना हम लोग ये कॉन्स्पिरेसी डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कंट्री आने वाले 5 साल या 10 साल में आत्मनिर्भर है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिसके पास अपनी प्रोडक्शन नहीं है, जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, वो कंट्री गड्ढे में है। देश फिर यही 3-4 कंट्रियां जो आत्मनिर्भर है वो चला रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। यूएस भी बात नहीं बनना चाहते हैं। मोदी जी को फॉलो कर सकते हैं। मोदी वो ट्रम्प भी यही उनका वही चल रहा है। बट डू यू रियली थिंक दैट यूएस आत्मनिर्भर बन पाएगा? ट्राई तो यही कर रहे हैं, मतलब अभी 3 साल में ना बन पाए, पर अगर ये टैरिफ बढ़ाते हैं तो भी 10 साल बाद, 15 साल बाद एटलीस्ट एक पौधा लग गया है, उन्होंने समझ में आया, उनको समझ में आया यूएस करना चाहिए था। कंजम्पशन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। हाँ, और रिक्वायर्ड चाइना जो 19 ट्रिलियन बना है सिर्फ और सिर्फ यूएस के बेसिस पे बना है, क्योंकि वहां पे कंजम्पशन था, उसकी वजह से इनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थी। तो ट्रम्प का इन अ वे एक कठिन स्टेप है, नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट एक शुरुआत तो हो गई। सही बात है। आज आप भी शुरुआत अभी हो गई, 50-10 साल बाद बात सारे प्रेसिडेंट करते थे, किसी में हिम्मत नहीं थी, तो हाँ। वो बात तो है। एंड ही इज अ गुड बिजनेसमैन। तो अरे जितना बड़ा बिजनेसमैन है यार, बिलियनियर है, कंट्री नहीं चलाना आएगा। सही बात है, गट्स तो है। अब मुझे यूएस की गवर्नमेंट ये देख के लगता है कि यार ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, भाई क्या ट्वीट कर देते ये लोग। मतलब इलॉन मस्क का समझ में आता है भाई, तुम प्रेसिडेंट हो, मतलब कोई सीरियसनेस ही नहीं है यार उसके अंदर। मजाक बना रखा है कैपिटल मार्केट से। अरे लास्ट टाइम याद है कि जब नॉर्थ कोरिया और नहीं साउथ कोरिया और यूएस के बीच में वो था कि मेरे पास बटन है, भाई मेरे पास तेरे से ज्यादा था। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चलो व्हाटएवर। हाँ कि मेरे पास बटन है, कह रहा है मेरे पास बड़ा बटन है और तेरे से ज्यादा पास है। क्या जरा भाई मेरा बड़ा है, नहीं भाई मेरा बड़ा है। अरे 12वीं क्लास 10वीं क्लास के लड़के हो गया तो भाई। और सोचो आप अपना एनालिसिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बटन उसके पास है, बटन उसके पास और ऐसे मारा खत्म। गए तेले में।
और जो आपने पूछा ना सीक्रेटली कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है वही जो फ्यूचर थीम्स हैं उनके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो ग्रीन एनर्जी है इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्लस स्पेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, स्पेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा investment। कॉलोनाइज मार्स। भाई वो क्योंकि अभी आप सोचो व्हाट इज द फ्यूचर नेक्स्ट 100 ईयर्स। अभी अर्थ में तो हो गया भाई, कंट्रीज डिवाइड हो गए हैं। अब अगर एलॉन मस्क मार्स पे पहले पहुंच गया तो वो नहीं बोल देगा भाई पूरा मार्स मेरा, मेरा, हाँ उसमें किसी कंट्री की ओनरशिप तो है नहीं, हाँ, इंडिविजुअल तुम सब। वहां जा ही नहीं सकते। हाँ तो सीक्रेटली जो कर सकता है, मतलब बहुत कम ही लोग कर सकते हैं, बट स्पेस स्पेस बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, तो आपने ग्रीन एनर्जी बताया, स्पेस एक्सप्लोरेशन बताया, दीज टू। हम्म। तो डू यू हैव एनी कंपनीज, 2-3 कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी में बहुत अच्छा कर रही हैं या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में कर रही हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स जाके उसको, इवन हम दोनों भी मतलब जाके कुछ इसके बारे में नाम लेना मुझे लगता सही नहीं होगा, बट अगर आप गूगल करोगे मिल जाएंगे आपको कंपनी से ना, उसमें तो प्रोसेस बता ही दिया। नहीं आता तो भाई चैट जीपीटी से पूछ लो। हाँ चैट जीपीटी, हाँ अगेन कमिंग बैक टू दैट चैट जीपीटी। तो रोचित भाई, एज बहुत कम है बट मैच्योरिटी ए से ज़्यादा है। मतलब जो इस एज पे आप हो, उस एज पे हम दोनों की मैच्योरिटी तो ऑलमोस्ट नील बट्टे सन्नाटा थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये मैच्योरिटी आई कैसे आपके पास पे? मतलब क्या कोई बड़ा भाई था या मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी? कैसे, क्या कोई किताब पढ़ा इसके बारे में? सो नहीं, कोई बड़ा भाई नहीं था, मुझे भी नहीं पता वो क्या टर्निंग पॉइंट है। मतलब मैं हमेशा से, मुझे ये था कि मतलब एक जो गोल होता है हर मिडिल क्लास बंदे का कि भाई पैसा कमाना है, तो उसमें तो कुछ ऐसा अलग नहीं था, सबको ही कमाना होता है, तो वो कमाना था। तो जब कुछ नहीं आपको पता होता है तो नॉर्मल चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इफ़ यू मतलब छोटे, आप भी यूपी से हो तो कि भाई आईएएस बन जाओ, अपना ये सीएफए, ये थोड़े थोड़े कोर्सेज ये करने। तो अब तब तक तो अपना यही गोल था 9th तक का। बट जब जियो आया तब मुझे ऐसा हो गया कि दुनिया के दरवाजे दिख गए, और तब मुझे ये छोटा लगने लगा। मतलब पहले मुझे आईएएस बनना चाहता था, फिर मैंने कहा यार आईएएस बन भी गया तो क्या, 50 साल की ज़िंदगी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छी जॉब है, मतलब मुझे लगता है मैं करूँगा तब भी नहीं हो पाएगी। बट मुझे बाकी चीज़ों के बारे में पता चला, एक्सप्लोर करने के बारे में पता चला। एंड फिर अब पैसा कमाना एक मोटिवेशन है, सबका होता है, बट मुझे रुकना नहीं था। व्हेन आई वाज 9th ना, तो मुझे नहीं था यार कि 10 साल बाद बनाएंगे यार, अभी कैसे बनाएंगे। मम्मी कैसे बनाया? तो मुझे पता चला यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के पैसे मिलते हैं, और मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा यार ये पैसे भी मिलते हैं वीडियो बनाने के। तो मैंने बस बनाना शुरू कर दी, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब उस टाइम ये कंटेंट क्रिएशन, अब पता चला है कि कंटेंट क्रिएशन वर्ड भी होता है। वीडियो बनाएंगे तो मैं वीडियो देखता था कि ये 5 क्वेश्चन सिर्फ एक हाई आईक्यू वाले लोग देख पाएंगे, मैंने देखा, मैंने बना दी, है ना। मैं वीडियोस देखता था, व्हाट मतलब आज स्कूल से पढ़ के आया हूँ व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो मैंने वो चिपका दी वीडियो, 75 की व्यूज है उस पर। मैं 9th में था, मैं देखता था कि हाउ टू टॉप इन क्लास 10th, मैंने वो वीडियो भी बना दी। मैं 9th क्लास में हूँ, हाँ और वो वीडियो पता है कहाँ प्ले हो रही है, मेरे ट्यूशन में, मैं टीचर प्ले कर रहा हूँ। एंड 10वीं में कितने आए? 10वीं में 90 आए थे, 90 प्लस तो आ गए थे, बट मैंने वीडियो 95 प्लस बनाई थी। तो मजा बहुत एरो ऊपर मारा थोड़ा। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना था, और कभी काम लगा नहीं, मजा आता था करने में, और वो अभी भी मजा आ रहा है। एंड बस इसमें चीजें चलती जा रही हैं। तो एक स्टार्क डिफरेंस ये था कि भाई आप कम उम्र में मैच्योर हो, हम लोग यहाँ पे आके मैच्योरिटी मिली, इस एज पे आके हुई। आप ऑफ कोर्स हम दोनों बड़े हैं, और हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। हम लोग पहले जब हम लोग ट्रेडिंग ली थी, उसको हम लोग ट्रेडिंग परस्यू कर रहे हैं, और आपने ट्रेडिंग परस्यू करना छोड़ दिया था। आपने मार्केट को, 2 चीज़ें मार्केट के अंदर पे, एक इन्वेस्टिंग है और एक ट्रेडिंग है। तो आपने बोला यार ट्रेडिंग करके देखा, बोला दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और आपने इन्वेस्टिंग पकड़ लिया। और हम लोग को भी पहले ट्रेडिंग मिली, और हमने कहा ट्रेडिंग में भी हाथ अपना जलाएंगे और अच्छा बनेंगे, और इन्वेस्टिंग तो करें ही करेंगे। तो ये आपने ऐसा चुनाव क्यों किया कि भाई ट्रेडिंग नहीं कर सकना, या ट्रेडिंग से अलग है? ट्रेडिंग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। और मैं जब स्टार्ट करा था, मैं बच्चे ही था, तो वो जब ऐसा प्राइस बढ़ता था तो ऐसे वो खुशी खुशी कि ये क्यों जा रहा है आज काम करने, ट्रेडिंग कर लेता है इससे अच्छा। तो ऑफिस बंद करवा क्यों जा रहे हैं भाई लोग काम कर, मतलब मुझे जब पता चला यार ट्रेडिंग, तो मैं ऐसे हो गया कि यार क्यों काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, और ये सबको लगता है। Yes. और फिर मैं खरीदना स्टार्ट करा, मैं शेयर खरीदता तो गिर जाता था, मैं कहा यार तो लॉस हो रहा है। फिर मुझे पता चला बेच भी सकते हैं। मेरे को जिस दिन पता चला ना, मुझे इसे जो होते हैं, आपको कोई चीज़ ज्ञान प्राप्ति होती है उसकी खुशी होती है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी स्टॉक मार्केट में तब ज्ञान प्राप्ति हुई जब मुझे पता चला सेल भी कर सकते हैं।
क्योंकि वो मैंने लॉजिक लगाया, मैंने कहा मैं खरीदता हूँ गिर जाता है, अब मैं खरीदूंगा ही नहीं, अब मैं बेचूंगा अब मैं बेच दूंगा तो ऑफिस में जाऊंगा। वो बढ़ गया। उल्टे साइड फिर उधर भी लॉस होने लगा। तो फिर मैं एक बार मतलब मैंने एक लास्ट मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करता था, मेरा आखिरी दिन ये था, मैंने एक न्यूज़ चैनल खोला और उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये शेयर खरीदो बढ़ेगा। मैंने वो ऑर्डर पंच करा, 1000 रुपये तक प्रॉफिट हुआ, बट इस रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर देते अपन 500 रुपये का स्टॉप लॉस, बट वो आके ना सीधा गिर के 600 आ गया। मैंने कहा यार क्या दिक्कत होगी, अब चलो 500 आएगा तो कट करेगी, वो 1000 आ गया, 1500 आ गया, 1800 आ गया, 1800 में फाइनली लॉस बुक करा। और उस टाइम पे बहुत मतलब मैं तो एकदम डिप्रेस्ड ही हो गया था एक तरीके कि यार क्या हो गया भाई ये 15। उसके बाद वैसे हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरे अंदर से कि इंट्रा ट्रेडिंग करी जाए। फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करी, उसमें काफ़ी मतलब स्विंग ट्रेडिंग मुझे लगता है पैसा बन सकता है, छोटे टाइम फ्रेम में पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है, मैनिपुलेशन बहुत होता है। अच्छा तो ये कभी नहीं करा, जैसे अभी आपने बताया लॉन्ग करते थे तो नीचे जाता था, शॉर्ट करते थे तो ऊपर चला जाता था, तो कभी उल्टा नहीं किया? हमने तो कभी एक बार बीच में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो कि भाई उल्टा भी ट्राई करा। अगर मेरा सिग्नल बोले लॉन्ग करने का तो मैं शॉर्ट करता था, तो उसमें भी लॉस होता था। नहीं वो बच गए ना अपन, वो एक्सट्रीम गए नहीं। मैंने एक बार बस एक चीज ट्राई करी, मैंने कहा एंट्री पे ही स्टॉप लॉस रख दे तो Oh God, I did this too. मैंने कहा भाई Oh God. फिर फ्रस्ट्रेटेड दिमाग क्या ना करता है। फिर तो होगा ही नहीं, मतलब भाई अगर आपको लॉस हो रहा है हर चीज करता है इंसान, फिर ऑप्शन। बट मैं उस लूप में पड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया यार ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। मतलब मैं अब ट्रेडिंग क्या है, एक तरीके से जीरो सम गेम है, कोई लूज करेगा कोई बनाएगा। जिससे लड़ रहे हो भाई उनके पास बेस्ट माइंड IITians हायर करते हैं भाई वो। आप जे को देखो आगे ट्रेडिंग फर्म्स, IITian टॉप करा, आ जाओ भाई मेरी कंपनी में, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन कैच है। आपको तब पता चलेगा जब आर्टिकल देखोगे उनको, तुरंत जैसे एक्सचेंज पे डेटा आया उनके पास आ गया, तुरंत विद इन मिली सेकेंड्स आ जाता है। तो हर चीज़ का एज है, तो शॉर्ट टर्म में तो हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड फिर टेक्निकल एनालिसिस भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि भाई ये क्या काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मैं अगर एक कॉइन टॉस करूँ, ठीक है, मुझे GS भाई जी ने बताया था, मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आएगा? 50%। 50-50 है। अब अगर हम 10 बार मैंने कॉइन टॉस करा है, हर बार हेड आ रहा है, आता जा रहा है आता जा रहा है, हर बार हेड आ रहा है। 11th बार मैंने कॉइन टॉस करा है, अब आप बताओ क्या आएगा? नहीं 50% 50-50 कुछ भी आ सकता है, फिर से हेड आ हाँ, सकता है, फिर से बट मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि वो हेड पे चूज करेंगे। एंड दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट्स वर्क, कि भाई हर दिन एक नया सिक्का उछल रहा है। अब जब आपने सिक्का उछाला है तो उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है या फर्क बहुत नहीं कम पड़ मैटर Dependent है वो करता है। उससे। बस वही हाँ। बात है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप पूरे टाइम उस पे फोकस रहते हो कि यार ये हुआ था, यार कौन सा चार्ट है बता सकता था कि कोविड आएगा, कौन सा चार्ट बता सकता था कि यार मतलब कौन सा चार्ट था जो बता सकता था कि भाई नेस्डैक 12% ऊपर जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस पे पूरा डिपेंडेंट हो कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, गैम्बलिंग होती है ना, जैसे हेड मतलब उसमें क्या होता है, आप बटन प्रेस करोगे या तो ये आएगा या तो ये आएगा, हेड टेल्स टाइप के होते हैं। तो उसमें ग्राफ बन के आता है जो कि भाई क्या है, लोग उसको खड़े होकर देख रहे होते हैं। 3 बार आया है तो अब चौथी बार तो ये आएगा, कहाँ दिमाग लगा रहे हो। तो शॉर्ट टर्म में तो इतना मैनिपुलेशन है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है यार। मतलब अगर मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा बना सकता है ना, वो इंसान कहीं भी पैसा बना सकता है, बिकॉज उसका जो दिमाग है ना भाई, वो समझ रहे हो, वो कहीं भी बना सकता है। वो जॉब कर लेगा, वो कोई बिजनेस कर लेगा, वो स्टार्टअप भी खड़ा कर देगा, वो अगर किसी कंपनी के अंदर चला जाए तो 5 साल के अंदर टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, बिकॉज ही हैज़ ब्रेन। अल्टीमेटली तो वही है ना भाई, IQ का ही गेम है कि आप कहाँ तक कितना आगे पहुंच सकते हो। तो वैसी बात है। एंड ट्रेडिंग मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है पैसा बनाना, एंड काफ़ी लोग लूज भी करते हैं। बट एक माहौल बनाया जाता है कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत मज़ेदार है, गाड़ी वाड़ी दिखाते हैं इन्फ्लुएंसर, है ना। तो और इसमें दिखाने का फ़ायदा भी है। अब कंपनीज पे फॉर इट कि भाई आप दिखाओ, क्योंकि अगर दिखाओगे नहीं तो मैं बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज आपके पैसे से बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों का रोजगार बना हुआ है। मैं बताता हूँ, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, आप 20 रुपए की ब्रोकरेज देते हो। पिछले साल टॉप 3 ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, सबकी तो बात भी नहीं कर रहा, 15,000 करोड़ का रेवेन्यू करा। चल ले भाई नौकरी। अब अगर सेबी का रेवेन्यू था, NSE का रेवेन्यू था, इन सब चीजों आप में बंद कर दो ट्रेडिंग करना तो भाई क्या जॉब नहीं चली जाएंगी उनकी, सब ब्रोकर नहीं बंद हो जाएंगे। अभी हुआ ना, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के वॉल्यूम डाउन हो गई। इंडिया वाज द मोस्ट स्पेक्युलेटिव ऑप्शन मार्केट, मोस्ट वॉल्यूम क्रिएटिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग
400 मिलियन के जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, आफ्टर सेवी डिसरप्शन 75% रह गया है, 75 मिलियन रह गया, विच इज अ ड्रॉप ऑफ लगभग 80% का ड्रॉप आया है इन सब वॉल्यूम में। इट इज गुड, क्योंकि Seriously पहले गिर गया इक्विटी इससे टू एफएनओ स्पेकुलेशन का जो रेशियो था ना, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया का था उस टाइम पे। भाई, और एनएससी बीएससी का प्रॉफिट था पिछले साल का 8,000 करोड़। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करा था एसटीटी 50,000 करोड़ का पिछले साल। तो जो सरकारी योजनाएं चलती हैं भाई, सब ट्रेडर वेटर भी सब चला रहे हैं। तो ना तो और ऐसा एकदम था से बंद मत कर दे। ऐसा था कि पिछले साल में 53,000 करोड़ का एफएनओ ट्रेडिंग में 53,000 या 55,000 करोड़ का एफएनओ में लॉस हुआ है। हाँ, और इसी के पैरेलली इतना ही प्रॉफिट हुआ है सरकार को, हाँ। ब्रोकर्स को, इन सब तो चीजों का। कसिनोज बंद हो जाएंगे ना अगर आप जाना बंद कर दोगे। एब्सोल्युटली। तो वो एक लालच तो देना ही पड़ेगा। So we agree on some things, we disagree on some things, which is good. But वो the रहना ही thing is, चाहिए। we have agreed on most of the thing. मतलब अगर डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर मार्केट भी नहीं चलेगा। अगर मैं स्टॉक बेच रहा हूँ तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, जरूरी जिसको है, लगे कि हाँ भाई ये बढ़ा है। That to the moon. तो वो तो सही बात है, होना ही चाहिए। मतलब मेरे भी व्यूज बदलते रहते हैं। मतलब अगले साल अगर आओगे तो मैं बोलूंगा भाई चार्ट ट्रेडिंग तो चलते हैं भाई। वो उस समय अच्छे दो चार अच्छे मिले थे। मैं बोलूंगा नहीं यार, चार्ट ट्रेडिंग मैंने पढ़ा है, अब ये काम करता है मार्केट में। तो इट कीप्स चेंजिंग। आई एम आल्सो लर्निंग। मैं हर दिन सीखने का ट्राई करता हूँ। हाँ, अपने साथ भी होता है। कभी लगता है यार जो दाव जो जितनी एनालिसिस करा सब कुछ काम नहीं आ रही। कभी लगता है यार अपन ही भगवान है, जो एनालिसिस करा जैसा करा सब चल रहा है। देयर इज अ टसल बिटवीन बोथ हाँ। ऑफ दीज फीलिंग्स। हाँ, रोचित भाई, पिछले ना आधे पौन घंटे में ना मैंने आपसे ना बहुत सारी बातें सीखी। थैंक्स। उसमें से 2-3 बातों पे मैं स्पेसिफिकली एम्फसाइज करता हूँ। पहला कि इन्वेस्ट करने के लिए, मल्टी बैगर ढूंढने के लिए, पहली चीज है आपका मेजर लॉजिक। कि दूरदृष्टि होनी ना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कि एक लॉजिक पे जाओ, आप उस लॉजिक को टूल्स की वजह से, एआई चैट जीपीटी की वजह से आप उस लॉजिक को रिफाइन करो, अच्छे सवाल पूछो, मेजर लॉजिक पकड़ो। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि यार टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए। कि आप स्टॉक से सेक्टर मत ढूंढो, आप सेक्टर से, लॉजिक से सेक्टर ढूंढो, सेक्टर से स्टॉक ढूंढो। अगर आप बहती गंगा के साथ हो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। ट्रेंड के साथ हो, आप भी फ्लो किसी ना किसी से तरीके से आप वो फ्लो कर जाओगे। तीसरी बात मैंने सीखी, एक्टिवली मल्टी बैगर तब बनता है कि जब आप उसको राइड करते हो। वो कोई हो सकता है ऐसा स्टॉक की मल्टी बैगर हो, लेकिन आपने मल्टी बैगर ना बना पाए हो, आप उसको 2x 3x बना पाए हो। सो मल्टी बैगर के लिए एक्टिवली इनएक्टिव होना, I've learned new word today. एक्टिवली इनएक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई रियली थिंक दैट कि जो लोग व्यूअर्स ये सब चीजें देख रहे हैं, वो ये टूल्स का यूज करेंगे, वो एक लॉजिक्स का यूज करेंगे, एंड वो इस लॉजिक्स को यूज करके थोड़ी सी पेशेंस, थोड़े से स्किल का भी यूज करेंगे, सो दैट कि दे कैन मेक अ बेटर स्टॉक। 10 में से चलना 2 ही है, लॉजिक 2 ही चलना है, बट ट्राई करो, यू कैन डू बेटर। इवन आई विल ट्राई टू डू बेटर। ऐसा नहीं है कि मैंने मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ लिया, इवन आई विल ट्राई टू डू बेटर। सो थैंक यू रोचित भाई, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और आई रियली वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू ऑन चैट जीपीटी की। हम उसको प्रॉम्प्ट करके हम लोग ना चैट जीपीटी को ना एक बहुत अच्छा ट्रेन कर पाए, सो दैट चैट जीपीटी ही मुझे बता दे कि भाई आने वाले स्टॉक्स सही बात है। कैसे बढ़िया है। हाँ। सवाल फेंकेंगे, मैंने ये भी चीज सीखी हाँ। कि सवाल फेंको, हाँ। अच्छा जवाब निकल के आएगा, हाँ। और सवाल पे सवाल बेस्ड करो, सो दैट यू इन द एंड आफ्टर 10 क्वेश्चंस यू आर बेटर। हाँ। अनदर न्यू लेयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट। और अगर फ्यूचर में पाइथन सीखना तो जरूर बताना।